बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक दफ़ा का जिक्र है, एक मुल्क का एक बादशाह बहुत ही ईमानदार, बहादुर और रहमदिल इंसान था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की मलका भी बहुत अच्छी खातून थी। मलका एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन बादशाह शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर तक निकल गया और अचानक मौसम भी ख़राब हो गया। आंधी तूफान की वजह से किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सब सिपाही और साथी बिछड़ गए। जैसे जैसे शाम के साए फैलते गए, बादशाह को वापसी की फिक्र लाहिक होने लगी। लेकिन बादशाह रास्ता भटक गया था। बादशाह वापस नहीं जा सकता था, लेकिन जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। जंगल में भी रात नहीं बिताई जा सकती थी, इसलिए बादशाह कोई महफूज पनाहगाह तलाश करने लगा। चलते चलते इसको एक जगह धुआं सा नजर आया, तो आगे जाके क्या देखता है कि यहाँ तो एक छोटा सा झोंपड़ा है। नेक दिल बादशाह ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा खांसता हुआ बाहर आया। बादशाह ने बताया कि मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, बाहर मौसम भी ख़राब है, मुझे पनाह की ज़रूरत है। बूढ़ा आदमी बादशाह को अंदर ले आया। इसकी एक जवान खूबसूरत बेटी भी थी। वो दोनों बाप बेटी यहाँ जंगल में रहते थे और बूढ़ा लकड़ियाँ काट कर शहर बेच कर गुजारा करता था। बादशाह के लिए लड़की ने बहुत अच्छा खाना तैयार करके दिया। खाना सादा था तो बहुत मज़े का बना हुआ था। फिर इसके लिए एक अच्छा आरामदेह बिस्तर बना के दिया। बूढ़े आदमी ने और इसकी बेटी ने इसका बहुत अच्छा ख्याल रखा। सुबह बादशाह अपने महल तो वापस आ गया, मगर उसे बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत और नेक बेटी बहुत याद आई, जिसने उसे परदेसी मुसाफिर समझकर इसका इतना अच्छा ख्याल रखा। बादशाह की शादी इसके अपने चचा की बेटी से होनी थी, पर वो लड़की बहुत मगरूर चालाक थी। बादशाह ने शादी से इनकार कर दिया और फैसला सुनाया कि वो जंगल में मौजूद लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। और यूं बादशाह की शादी लकड़हारे की बेटी से हो गई। बादशाह की चचाजाद को इसका बहुत रंज हुआ। वो मौका की तलाश में रहने लगी। बादशाह के यहाँ पहली बेटी हुई, अगले साल फिर बेटी हुई। तभी लफ्ज़ों में बादशाह के चचा ने कहा कि हुकूमत लड़का ही संभालता है, इसलिए बादशाह को दूसरी शादी करनी चाहिए। और बादशाह ने मना किया। जब चचाजाद की शादी के सारे रास्ते बंद हो गए तो इसने आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर को अपने साथ मिला लिया और वज़ीर को शादी का लालच देकर मलका के कमरे में सांप छुड़वा दिया। सांप के डसने से मलका मर गई। बच्चियां छोटी थीं, पर बादशाह ने फिर भी शादी न की। जब चचाजाद ने अपनी दाल न गलती देखी तो एक दिन चुपके से वज़ीर के साथ मिलकर बादशाह को भी जहर दे दिया और यूं इक़्तिदार खुद संभाल लिया। बादशाह के एक पुरानी नौकरानी ये सब देख रही थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि वो जल्द ही शहजादियों को भी मरवा देगी, इसलिए नौकरानी दोनों बच्चियों को लेकर रात के सन्नाटे में कहीं दूर चली गई। यूं एक नेक दिल हुक्मरान की रियाया को एक जालिम और मगरूर हुक्मरान मिल गया। बूढ़ी नौकरानी लड़कियों को लेकर जंगल में आ गई और इनकी परवरिश करने लगी। वक्त गुजरता रहा। अब दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थीं। इसी दौरान एक दिन बूढ़ी नौकरानी बहुत सख्त बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई। तब इसने दोनों को पास बुला के बताया कि वो दर हकीकत शहजादियाँ हैं और इनके माँ बाप के साथ क्या हुआ। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियाँ अकेली हो गई। वो माँ बाप को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक शहजादा जंगल में शिकार खेलने आया। इसका वज़ीरज़ादा भी इसके साथ था। शहजादे ने तीतर शिकार किए और वज़ीरज़ादे को दे के इनको कहा कि अच्छे से साफ करके भून लाओ, और शहजादा खुद एक घने पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वज़ीरज़ादे ने तीतर साफ करके साथ लाए मशकीज़े से धोए
और थोड़ा दूर आग जलाकर भूनने लगा। इसकी नज़र सामने झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ एक हसीन और जमील लड़की खड़ी हुई थी। वज़ीरज़ादे को हैरत से देख रही थी। वज़ीरज़ादा भी हैरान हुआ कि जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे आ गई। वो उठकर उसके पास पूछने आया और लड़की से अपना तारुफ करवा कर पूछने लगा। इतने में उन्हें जलने की बू आई। वज़ीरज़ादा भाग कर वापस आया। तब तक तीतर जल चुका था। वज़ीरज़ादा बहुत परेशान हुआ तो लड़की ने कहा, हटो, मैं तुमको भून देती हूँ। फिर इस लड़की ने उसे तीतर भून के दिए। शहज़ादा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि वज़ीरज़ादे ने इतनी देर क्यों कर दी। पहले तो बड़ी जल्दी भून कर ले आया करता था। वज़ीरज़ादा जब भुने हुए तीतर लेकर वापस आया और शहज़ादे ने खाए तो शहज़ादा हैरान हो कि वज़ीरज़ादे से पूछने लगा कि आज तुमने इतने मज़ेदार तीतर कैसे भून लिए? आज से पहले तो तेरे हाथ में ये लज्जत नहीं थी। तब वज़ीरज़ादे ने इसे बताया कि यहाँ से थोड़े आगे एक झोंपड़ी है, इसमें हसीन और जमील लड़की रहती है, इसी ने भून के दिए हैं, क्योंकि मैं तो उसे देखता ही रह गया। मेरे भुने हुए तीतर तो जल गए। इधर छोटी बहन वापस झोंपड़ी में आई। वो जंगल में कपड़े धोने गई थी तो बड़ी बहन ने वज़ीरज़ादे के बारे में सब कुछ बताया कि वो कैसे उसे देख रहा था। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि देखना, अब शहज़ादे को लेकर वापस आएगा और तुम इतनी हसीन हो कि शहज़ादा तुमको पसंद कर लेगा। तुम शहज़ादे के साथ चली जाना और शादी कर लेना, मेरा ना बताना। बड़ी शहज़ादी ने सारी बात सुनकर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन छोटी शहज़ादी ना मानी। इसने कहा, मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, पर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आएगा। ये कहते हुए वो बाहर गई और जब वापस आई तो इसके पास बहुत छोटे छोटे सफ़ेद फूल थे। वो इसने अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा कि जब शहज़ादा तुमको लेकर जाएगा तो तुम सारे रास्ते ये फूल एक एक करके गिराती जाना, इस तरह मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाकर छोटी शहज़ादी झोंपड़ी से निकलकर एक दरख्त की ओट में हो गई। इतने में शहज़ादा वज़ीरज़ादा के साथ आ गया। जैसे ही इसकी नज़र शहज़ादी पर पड़ी वो इस पर फिदा हो गया। शहज़ादे ने पूछा कि वो इस जंगल में तन्हा क्या कर रही है। तो शहज़ादी ने अपनी छोटी बहन की समझाई हुई बातें शहज़ादे को बताने लगी कि यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। माँ मेरी मर गई, बाप मेरा लकड़हारा था, जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचकर गुजर बसर करते थे। कुछ दिन पहले ही बाप भी दुनिया से चल बसा। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए अकेली रहती हूँ। शहज़ादे ने जब ये सुना तो इसने फ़ौरन शादी की पेशकश की और साथ चलने को कहा, जो शहज़ादी झट से मान गई और चलने के लिए तैयार हो गई। शहज़ादी ने गठरी ली जिसमें सफ़ेद फूल थे। शहज़ादे ने शहज़ादी को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और चल दिया। बड़ी शहज़ादी एक एक करके फूल गिराती रही। उधर छोटी शहज़ादी दरख्त की ओट से निकली, सफ़ेद फूलों के पीछे पीछे चलने लगी। शहज़ादा शहज़ादी समेत महल में पहुंचा और सीधा बादशाह और मलका के पास आया और इनको शहज़ादी की सारी कहानी सुनाई और बताया कि वो शहज़ादी से दूसरी शादी करना चाहता है। शहज़ादी की पहली बीवी इसकी खाला की बेटी थी और इसकी खाला भी बेवा होने के बाद महल में ही रहती थी। जब इन माँ बेटी को पता चला तो इनको बहुत गुस्सा आया और शहज़ादे की बीवी जानती थी कि शहज़ादा जिस काम की ठान ले वो करके ही रहता है, इसलिए इसने बज़ाहिर तो खुशी जाहिर की और कहा कि कितना अच्छा लगेगा, शहज़ादे की तुझसे शादी होगी और हम सौतने नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगे। जब ये खुशी से इजाज़त दे रही थी तो बाकी किसी को भला क्या एतराज़ हो सकता था। यूँ धूमधाम से शहज़ादे की शादी हो गई। छोटी शहज़ादी फूल चुनते चुनते 2 दिन बाद शहर में दाखिल हुई तो शहर में जश्न का समा था। इसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है, हर तरफ रौनक लगी हुई है। तो बूढ़ी औरत ने बताया
کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک پیاری لڑکی ملی ہے اور شہزادے نے اس سے شادی کر لی ہے، اس لیے سارا شہر جشن منا رہا ہے۔ لڑکی نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں، کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں گاؤں سے آئی ہوں، میرے والدین بھی نہیں ہیں، رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں، آج کل محل میں بہت کام ہے، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اس نے چھوٹی شہزادی سے کہا، تم میری بیٹی بن کر میرے پاس رہو۔ یہ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں نوکرانی ہوا کرتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے کام چھوڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل دی، جہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں جب اس کو لے کر محل میں پہنچی تو سامنے شہزادے کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔ بوڑھی اماں نے تسلیم بجاتے ہوئے بتایا، یہ میری بھانجی ہے، آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کو محل میں کام پر رکھ لے۔ شہزادے کی پہلی بیگم کچھ دیر چھوٹی شہزادی کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچی، پھر اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، یہاں محل میں سب کنیز ملکہ کی تابع دار ہیں، تم اگر میرے لیے کام کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو تو میں تم کو بہت سارا زیور پیسہ دوں گی۔ چھوٹی شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے، دوسرا اس کی باتوں سے اسے بھی سازش کی بو آنے لگی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، ہاں جی ملکہ صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، ابھی ملکہ نہیں، اس کی بہو، ابھی شہزادہ بادشاہ نہیں بنا۔ اس پر عقل مند شہزادی نے کہا، آپ کا اقبال بلند ہو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ ملکہ بن جائیں گی۔ جس پر پہلی بیوی کہنے لگی، تم بہت کام کی چیز ہو، بس تم آج سے اس محل میں میرے کہنے کے مطابق چلنا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی، جی جی بالکل، آپ مجھے زبردست پائیں گی۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس کو لے کر بڑی شہزادی کے کمرے میں آئی اور اس سے کہنے لگی، یہ آج سے تمہاری کنیز ہے، تم کو جو بھی کام ہو اس سے کروا لینا۔ اس پر جب شہزادی نے چھوٹی شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور جلدی سے پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ شہزادے کی پہلی بیوی کہنے لگی کہ محل میں بہت کام ہے، میں ذرا وہ دیکھتی ہوں۔ اس کے جاتے ہی دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ چھوٹی شہزادی نے بڑی شہزادی کو نہیں بتایا کہ یہاں محل میں اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ شہزادے کی شادی ہو گئی، سب بہت خوش تھے سوائے شہزادے کی پہلی بیوی کے۔ چھوٹی شہزادی سارا دن اس کے پاس رہتی، وہ دونوں مل کر سوچتی رہتی کہ کیسے دوسری بیوی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تھوڑے دن بعد بڑی شہزادی امید سے ہو گئی۔ یہ خبر بڑی بیوی کو قیامت سے کم نہیں لگی، کیونکہ وہ اب تک شہزادے کو اولاد نہیں دے سکی تھی۔ ملکہ بادشاہ اور شہزادہ بہت خوش تھے، اس لیے شہزادی کا خاص خیال رکھا جانے لگا۔ ادھر پہلی بیوی چھوٹی شہزادی کے ساتھ مل کر سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ چھوٹی شہزادی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے بڑی بہن سے کہا کہ یہاں سے کہیں دور چلو۔ اب چھوٹی شہزادی اس کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ شہزادے کی بڑی بیوی اس سے کتنا جلتی ہے۔ وہ اگر بتا بھی دیتی تو کس نے یقین کرنا تھا، کیونکہ بڑی بیوی سب کے سامنے بہت زیادہ خیال رکھتی تھی چھوٹی بیوی کا۔ چھوٹی بہن کی بات سن کر بڑی بہن بولی کہ سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں میں نے اس وقت کہا تھا کہ ساتھ چلو اور تم نہیں مانی، اور کہا کہ اپنا اور میرا رشتہ سب سے چھپا کے رکھنا۔ تم اگر ابھی کہو تو میں شہزادے کو بتا دیتی ہوں کہ تم میری بہن ہو۔ شہزادی جانتی تھی اب بتانے کا مطلب تھا کہ شہزادیاں جھوٹی ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنا رشتہ چھپایا، شاید یہ دونوں بہنیں کسی سازش کے لیے محل میں آئی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے چھوٹی بہن نے سختی سے بڑی کو منع کر دیا کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گی۔ کچھ دنوں بعد
جب ولادت کا وقت قریب آیا تو شہزادے کی پہلی بیوی نے دائی اور چھوٹی شہزادی کو بہت سے پیسے دیے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تم بچے کو اٹھا کر مار دینا اور اس جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ یہ کام میں بہت آسانی سے کروں گی۔ چنانچہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو بڑی شہزادی کے بے ہوشی میں دائی نے بچہ چھوٹی شہزادی کو دیا کہ جا کر اس کو مار دو اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی جلدی سے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے گھر آئی اور بوڑھی اماں سے کہا، اماں یہ بچہ میری بہن کا بچہ ہے، اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، اس کو بکری کا دودھ پلاؤ، میں شام کو آ کر اس کو سنبھالتی ہوں۔ بوڑھی اماں نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ چھوٹی شہزادی جلدی میں تھی اور بچہ رکھ لیا۔ شہزادی جب محل واپس آئی تو وہاں عجیب صورتحال تھی۔ دائی نے سب کو بتایا کہ شہزادی نے انسان کے بجائے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ سب بہت افسردہ اور حیران تھے۔ شہزادی رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، پر کوئی بھی اس کی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر بہن سے بولا کہ وہ میرے ساتھ چلے، ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں، اور وہ نہ مانی، کہنے لگی کہ وہ شہزادے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چھوٹی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی اور بوڑھی اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اس پر اماں بولی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کی اچھے سے پرورش کریں گے، جب وقت آیا تو خود ہی سب اچھا ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا۔ اسی دوران بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ صحت مند نہ ہو سکا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادے کی ماں شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئی، اس لیے سارے مملکت کی ذمہ داری شہزادہ جو کہ بادشاہ تھا اس کی دونوں بیویوں نے سنبھال لیا۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئی۔ اب کی بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بچے کی پیدائش پر کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی کہ ایسا نہ کریں، آپ کی بھی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کو ولی عہد کی بھی ضرورت ہے۔ ملکہ بگڑ کر بولی کہ اگر کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی، ارے نہیں نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر چھوٹی ملکہ جو کہ اس کی بڑی بہن تھی اس کو سمجھایا کہ یہاں سے چلی چلو۔ چھوٹی ملکہ نے کہا کہ اب میں ملکہ بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی کم عقلی پر ماتم کر کے رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا تو ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے بچے کو لے کر گھر آئی اور اماں کو دے دیا اور خود الٹے پاؤں واپس بھاگ گئی۔ محل میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا، مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، دوسری بار کتے کا بچہ پیدا کیا، بس اب اس کو قید کیا جائے ورنہ اگلے سال نہ جانے یہ کیا پیدا کرے گی۔ بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر زادے کو جو کہ اب باپ کی جگہ وزیر بن چکا تھا حکم دیا کہ وہ ایک بڑا سا پنجرا بنوائے اور چھوٹی ملکہ کو اس میں بند کر کے شہر کی چوک میں رکھ دیا جائے۔ سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھو تھو کریں گے۔ یہ سزا اس کو 3 دن دی جائے گی، اس کے بعد قید میں تعمر ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ جانے مجھے لگتا ہے چھوٹی ملکہ معصوم ہے، پر بادشاہ نہ مانا۔ آخر کار ایک بڑے پنجرے میں شہزادی کو شہر کے چوک میں رکھ دیا گیا، جہاں ہر آنے جانے والے لوگ اس پر تھوکتے تھے۔ 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بڑی ملکہ نے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی
कभी कभी बादशाह को छोटी मलका की याद तो आती थी, पर साथ ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे याद आते तो वो मलका से नफरत करने लगता। इधर छोटी शहजादी ने मलका से कहा कि अब इसकी शादी है, इसलिए वो महल का काम छोड़कर जा रही है। मलका को कनीज़ों की कोई कमी नहीं थी। छोटी शहजादी बूढ़ी अम्मा और दोनों शहजादों को लेकर जंगल में वापस अपनी झोंपड़ी में आ गई और दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। 5 साल बाद एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। बादशाह और वजीर अपने घोड़ों को नदी के किनारे पानी पिलाने गए। अभी वो पानी पिला ही रहे थे कि क्या देखते हैं कि वहाँ 2 निहायत खूबसूरत बच्चे लकड़ी के घोड़े लिए आए और आते ही नदी के किनारे इनको पानी पिलाने लगे। साथ ही गाना गा रहे थे, काठ का घोड़ा लोहे की लगाम, तू पानी पी ले ऐ मेरे गुलाम। बादशाह को बड़ी हैरानगी हुई। वो इनके पास गया और प्यार से बोला कि प्यारे बच्चों, क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की भी लगाम होती है? कि क्या कभी एक औरत भी बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? बच्चे की इस बात पर बादशाह और वजीर दोनों चौंके। बादशाह ने कहा, ये सबक तुमको किसने सिखाया है? इस पर बच्चा बोला कि हमारी खाला ने। बादशाह ने बच्चों से कहा कि तुम्हारी खाला कहाँ है, मुझे अभी उसके पास ले चलो। बच्चे बादशाह और वजीर को उसी झोंपड़ी में लेकर आए जहाँ कुछ अरसा पहले बादशाह आया था और इस शहजादी को अपने साथ ले गया था। बादशाह यहाँ अपनी पुरानी कनीज को देखकर हैरान हो गया और पूछा कि ऐ लड़की, ये बच्चे कौन हैं और ये सारा क्या माजरा है? छोटी शहजादी ने बादशाह से कहा कि आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं इसकी बहन हूँ। मुझे पता था कि महलों में साजिशें होती हैं। इस पर बादशाह ने कहा, तुम्हें पहले ही सब कुछ कैसे पता था? इस पर शहजादी बोली कि हम भी कोई आम जात के लोग नहीं, बल्कि हम दोनों बहनें भी शहजादियां हैं। हमारा बाप भी आपकी तरह बादशाह था। वो एक बार जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना, जो एक लकड़हारे थे, इनके पास पनाह लेने आए थे। तो उनको हमारी माँ पसंद आ गई और बाद में उन्होंने शादी कर ली। मगर महल में न सिर्फ हमारी माँ के खिलाफ साजिश हुई, बल्कि हमारा बाप बादशाह भी इसका शिकार हो गया और साजिशों ने कैसे हमारे माँ बाप को मार डाला। हम दोनों बहनों को हमारे माँ बाप की एक वफादार कनीज वहाँ से रातों रात लेकर इस जंगल में आई, वरना हम भी जिंदा न बचते। इसलिए मैंने बहन को मना किया कि वो हमारा रिश्ता किसी से बयान न करे। अगर महल में सब ठीक होता तो कुछ अरसे बाद मैं सामने आ जाती, मगर महल में पहुंचते ही मुझे इल्म हो गया कि बहुत जल्द बड़ी शहजादी के खिलाफ साजिश होगी, क्योंकि आपकी मलका ने इत्तेफाक से मुझसे ही ये सारा काम करवाना था। वो नहीं जानती थी कि वो जिसके साथ मिलकर जिसके खिलाफ साजिश करने लगी है, वो दोनों आपस में बहनें हैं। तब फिर छोटी शहजादी ने शुरू से लेकर महल छोड़ने और बड़ी मलका की सज़ा तक का सारा किस्सा रो रो कर सुनाया और बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं, आपके वली अहद हैं। बादशाह ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बादशाह और वजीर भी शहजादी की कहानी सुनते हुए रोने लग गए। जब शहजादी सारी कहानी सुना चुकी तो बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया कि वो मलका को नहीं छोड़ेगा, इसका सर कलम कर देगा। मगर शहजादी ने रोक लिया और कहा कि वो छोटी मलका की मुजरिम है, पहले तो आप उसे बाइज्जत रिहा करें, उसके बाद छोटी मलका को इख्तियार दें कि वो इसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करेगी। बादशाह को अक्लमंद शहजादी की तजवीज़ बहुत पसंद आई। शहजादी जानती थी कि बड़ी शहजादी बहुत रहमदिल है, वो उसे माफ़ कर देगी, क्योंकि सज़ा देने से भी वो वक्त वापस नहीं आ सकता था जो छोटी मलका ने कैद में गुजारा था।
एक बहन ने दूसरी बहन की जुदाई और 2 बच्चों ने बिन माँ के गुजारा था। बादशाह ने दोनों शहजादों को अपने घोड़ों पर बिठाया और वजीर जो काफ़ी देर से अक्लमंद शहजादी को चुपके चुपके देख रहा था और उसकी ये हरकत बादशाह से पोशीदा नहीं रही। इसने मुस्कुराते हुए हुक्म दिया कि वह शहजादी को अपने घोड़े पर बिठा ले। वजीर बादशाह की बात सुनकर शहजादी को घोड़े पर सवार करके महल की तरफ चल पड़ा। वापस आकर बादशाह ने बड़ी मलका को बेड़ियां पहनाई और खुद जाकर कैद खाने में छोटी मलका के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा और कहा, ऐ मलका, मुझे सारे वाक़े का इल्म हो चुका है, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। मलका को बाइज्जत रिहा करवा कर बड़ी मलका को इसके सामने पेश किया और वज़ीर ने सारा किस्सा सबके सामने छोटी मलका को सुनाया। छोटी मलका बहन को गले लगाए किस्सा सुनती रही। जब उसे ये पता चला कि दोनों बच्चे इसके अपने बच्चे हैं तो रो रो कर इसकी हिचकियाँ बंध गई। वो बच्चों और बहन को गले लगाते रोती रही। आखिर बादशाह ने कहा कि आज इसको इख्तियार है वो बड़ी मलका को सज़ा दे, मगर छोटी मलका ने ये कहकर उसे माफ़ कर दिया, हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। दूसरा, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था जो ज़रूर होना था, इसलिए मैं इसे कोई सज़ा नहीं दूंगी। जब बड़ी मलका जो डर के मारे थर थर काँप रही थी, इसने ये सुना तो वो भी रोते हुए छोटी मलका के गले लग गई और कहने लगी कि तुमने मुझे माफ़ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। महल में जश्न का ऐलान किया गया। इस मौका पर वज़ीर ने शर्माते हुए बादशाह सलामत से अपनी इस छोटी शहजादी की शादी की दरख्वास्त की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए छोटी शहजादी की तरफ देखा। छोटी शहजादी ने शर्माते हुए गर्दन झुका ली। कुछ दिन बाद ही बहुत बड़े जश्न में वज़ीर और शहजादी की शादी कर दी गई और सब हंसी खुशी रहने लगे।